नमस्कार दोस्तों, न्यू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई हो, है ना? चलिए, क्लास को करते हैं स्टार्ट। न्यू टेक्निकल क्लासेस में आपको पढ़ाई जाती है आईटीआई ट्रेड थ्योरी, टर्नर फिटर मशीनिस्ट, है ना? तो आईटीआई ट्रेड थ्योरी टर्नर फिटर मशीनिस्ट के बच्चे जो हैं हमसे जुड़ जाएँ, है ना? बिल्कुल फ्री क्लास है और ज आगे चल के जो है लाइव क्लास भी आपका जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है? तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट, है ना? अभी तक आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना? जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, है ना? और चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन इसमें हम पहले आपको करा चुके हैं। 30 क्वेश्चन इस सीरीज में करा चुके हैं और आपका जो सीरीज चल रहा था वह चल रहा था मापतौल एवं मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है? जो चैप्टर आपका चल रहा था मापतौल एवं मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है? ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में हमने 30 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है? हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फुट पॉइंट सेकंड, सीजीएस, है ना, और एमकेएस प्रणाली, ये सब में 48 क्वेश्चन थे हमारे। तो उसमें क्या हुआ, 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। अब बाकी क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे और आपको जो है उत्तर प्रदेश आईटीआई अनुदेशक भर्ती और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है? तो इस चैप्टर को बिल्कुल इस जो है स्किप ना करें और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लें, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो 30 क्वेश्चन हमने करा दिए, है ना? अब हम स्टार्ट करते हैं 31 नंबर से। देखिए 31 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है 31 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है? यानी कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। देखिए नॉट, पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया है नॉट, जहाज के चाल की माप, ठीक है? तो देखिए नॉट क्या करता है, जहाज के चाल की इकाई है, ठीक है? तो यह सही है ना? और नॉटिकल मील, नॉटिकल मील भी हमारा समुद्र में नौ परिवहन की दूरी की इकाई है। नॉटिकल मील समुद्र में नौ परिवहन की दूरी की इकाई है, ठीक है? तो यहाँ लिखा हुआ है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, तो यह भी सही है ना? यह भी सही है, ये सुमेलित है, ठीक है? अब देखिए एंगस्ट्रॉम, यह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है, तो यह भी सही है। लेकिन नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है ना? प्रकाश वर्ष क्या है, इसमें दिखाया गया है समय मापन की इकाई। तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है? एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, जबकि समय मापने की यहाँ पर लिखा हुआ है समय मापन की इकाई। तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष खगोलीय खगोलीय दूरी, ठीक है, मापने की इकाई है, ठीक है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वह कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष, ठीक है? चलिए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रकाश वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है?
प्रकाश वर्ष है ना। तो प्रकाश वर्ष से हमको एक बात याद आती है कि एक प्रकाश वर्ष में, है ना, कितने मीटर होते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में आपके 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, प्रकाश की गति है, ऑप्शन दिए हुए हैं 4 आपको, 9 इंटू 10 की पावर 2 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी 3 इंटू 10 की पावर 11 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी 2 इंटू 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की गति के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो प्रकाश की गति, है ना, निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो इस प्रकाश की गति जो होती है वह यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कांच में कितनी होती है, तो कांच में यह जो है हमारी निर्वात में होती है, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में। अब हम बात करते हैं कांच। ठीक है, कांच में होती है 2.00 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए रॉक साल्ट में, रॉक साल्ट में होती है 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। और तारपीन के तेल में, तारपीन के तेल में कितनी होती है, तारपीन के तेल में, तारपीन के तेल में होती है 2 इंटू 10 की पावर 2.04 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब नाइलॉन का बचा है यहाँ, नाइलॉन में गति होती है, तो नाइलॉन में होती है 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की गति, है ना, तो प्रकाश की गति जो है ऑप्शन में हमारे में दिए 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो देखिए इसमें जो भी है इनमें हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये देखिए ये नहीं है, ये प्रकाश की गति नहीं है और ये भी नहीं है। गति क्या है हमारे प्रकाश की, वह है ऑप्शन नंबर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। ठीक है, पारसेक से क्या करते हैं हम, तारों संबंधी दूरी मापते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष की भांति खगोलीय दूरी मापने का पैमाना है पारसेक। प्रकाश वर्ष की भांति खगोलीय दूरी मापने का क्या बोलते हैं, पैमाना प्रकाश वर्ष, वो पारसेक है। ठीक है, तो देखिए एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो देखिए एक पारसेक बराबर हमारा होता है मीटर में 3 देखिए एक पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष
बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो देखिए और यहाँ पर क्या होता है, एक पारसेक को अगर हम प्रकाश वर्ष में निकालें, ठीक है, एक पारसेक को अगर हम प्रकाश वर्ष में निकालते हैं तो एक पारसेक है ना बराबर कितना हो जाएगा 3.262 प्रकाश वर्ष। तो यही हमारा, ठीक है, तो एक पारसेक तारा संबंध दूरी मापने का मात्रक है जो कि किसके बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो 6 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा एक पारसेक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष मीटर में कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में कितने प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। तो हमको यहाँ पर 25 दिया है अप्रोक्स, है ना, 3.25 प्रकाश वर्ष। तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछा है प्रकाश वर्ष इकाई है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो आपकी दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए, और खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ा चुके हैं, इससे भी बड़ी दूरी जो है पारसेक होती है। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने की, ठीक है, पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने की, ठीक है। चलिए यहां से ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य बताना है और यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, डीआरडीओ टर्नर 2016 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 2013 में भी फिटर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर और 1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य जो होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो 1000 मीटर के बराबर होता है हमारा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1000 मीटर होता है तथा 1 है ना। तो यहां से तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर आपका एक और क्वेश्चन बन रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर है ना, तो आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं।
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का। ठीक है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। ठीक है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो देखिए एक पिकोग्राम बराबर जो है हमारा 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर है। ठीक है, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर जो हमारा होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 की पावर -12 ग्राम। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन हमने किया 36, अब 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होती है। ठीक है, देखिए नैनो कण, यहाँ पर बात नैनो कण के बारे में की जा रही है, तो वह किसके बीच में होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 100 न्यूटन मीटर से 1000 न्यूटन मीटर, है ना, और 0.1 न्यूटन मीटर से 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, और 1 न्यूटन मीटर से 100 न्यूटन मीटर, और 0.01 न्यूटन मीटर से 0.1 न्यूटन मीटर तक। ठीक है, अब देखिए 1 न्यूटन मीटर, है ना, देखिए नैनो कण का जो आकार होता है ना, वो क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर से 100 न्यूटन मीटर के बीच में होता है। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर से 100 न्यूटन मीटर के बीच में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। ठीक है, लगभग, है ना। अब देखिए 6 फीट को हमको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वह कैसे व्यक्त की जाएगी वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को जो है लाइक कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जब हमारी अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलिए देखिए 6 फीट को, है ना, व्यक्ति की लंबाई कितनी है, यहां पर व्यक्ति की लंबाई दी है 6 फीट। ठीक है, व्यक्ति की लंबाई दी है 6 फीट, इसको सॉल्व सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर व्यक्ति की लंबाई दी हुई है 6 फीट। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 3.25 फीट होता है। ठीक है, तो देखिए 3.25 फीट बराबर होता है 1 मीटर, है ना, 1 मीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा, 1 फीट बराबर हो जाएगा 1/3.28, यहाँ पर 28 होता है। ठीक है, 3.28 फीट 1 मीटर बराबर। तो हमको यहाँ पर 6 फीट का निकालना है, तो हम यहाँ पर
6 का इंटू कर देंगे, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ 6 फीट बराबर कितना होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे 3.28 में 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 1.83 मीटर, है ना। 1.83 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ठीक है। देखिए 10 की पावर -9 बराबर, है ना। अब क्या करना है कि हमारे पास कितने मीटर है, हमारे पास है 1.83 मीटर, है ना। 1.83 मीटर बराबर कितना होना है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/10 की पावर -9 इंटू, इसमें इंटू कर देंगे 1.83 का, ठीक है। तो 1.83 का इंटू हो जाएगा, तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वह आएगा 183। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 183 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, नैनोमीटर। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 1.83 इंटू 10 की पावर 9, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, तो हमने अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है वो होता है 10 की पावर -9, है ना। 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मीट्रिक टन भार के कितने के बराबर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मीट्रिक टन भार कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए 1 मीट्रिक टन भार 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। हम सभी जानते हैं भेल हैदराबाद में यह क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। 1 मीट्रिक टन भार बराबर कितना होता है, 1 मीट्रिक टन भार, है ना, बराबर होता है 1000 किलोग्राम, ठीक है। और 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं, तो 1 टन बराबर होता है 10 क्विंटल, क्विंटल, ठीक है। 1 टन बराबर होता है 10 क्विंटल, और है ना। और 1 गैलन बराबर कितने लीटर होता है, 1 गैलन बराबर होता है 4.54 लीटर, ठीक है। यहां से आपके ये 3 क्वेश्चन और बन गए हैं, यहां से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 मीटर बराबर 1 मीटर टन भार बराबर होता है हमारा 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है हमारा 1/1000 mm, है ना। 1/1000 mm होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन को हम 1/1000 mm भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, और 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3, है ना। और 0.001 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या ये हम 1 माइक्रोन को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्टी 42 नंबर का, है ना। रेडियो धर्मिता की इकाई है,
42 नंबर, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? ठीक है, तो रेडियो धर्मिता की जो इकाई है वो है क्यूरी। ठीक है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो है सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। ठीक है, श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है सीजीएस में, है ना? सीजीएस क्या होता है? सीजीएस होता है, सी से होता है हमारा सेंटीमीटर, ठीक है, जी से होता है ग्राम और एस से होता है सेकंड, है ना? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, है ना? सीजीएस का फुल फॉर्म होता है ना? तो ये डीआरडीओ मशीनिस्ट में आपका क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है, आरआरबी गोरखपुर एएलपी में पूछा जा चुका है और बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो देखिए सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है, इसका मान क्या है? मान है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23 और 6 पहला ऑप्शन जो है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटा दिया है, बी ऑप्शन दिया है 10 की पावर 10 ईवी ऊर्जा और सी दिया है 3.70 इंटू 10 की पावर 10 उत्तेजित अणुओं और डी दिया है 10 की पावर -8 सेकेंड, है ना? तो देखिए एक प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है, इसका मान जो होता है वो होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन, 45 नंबर का, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई वेबर नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर, है ना? टेस्ला हमारी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, गोस्ट चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, लेकिन टी जो है वेबर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। वेबर हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। वेबर क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, वेबर जो है, वेबर क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर हमको 4 उपकरण दिए हुए हैं और पूछा गया है कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि पायरोमीटर, है ना? पायरोमीटर जो है वो 1500 डिग्री से 1500 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक के लिए है। ठीक है, से अधिक के ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, है ना, यह -200 या -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए तापमान इससे मापे जाते हैं। ठीक है, और ताप विद्युत युग्म यह हमारा 200 से 1200 डिग्री तक के इससे मापे जाते हैं।
है ना, 200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापे। और चिकित्सा संबंधित थर्मामीटर जो हमारा वह क्या करता है, 95 फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्चतम बिंदु फ़ारेनहाइट 110 फ़ारेनहाइट, है ना, या 43 सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कुल मिला के सेंटीग्रेड में हम बात करें थर्मामीटर की, है ना, चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, तो देखिए सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में होता है ये हमारा 33 से 43 सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में यदि हम माप सकते हैं 43, है ना, न्यूनतम बिंदु। और अगर फ़ारेनहाइट में हम 95 से 110, है ना, 95 से 110, तो 95 न्यूनतम, 110 जो है अधिकतम हम माप सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक मापन हेतु कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रयोग में लाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह कौन सा है। ठीक है, देखिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु हम पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, अब पूर्ण विकिरण पायरोमीटर क्या होता है कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से अधिकतम उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह तथा उन स्थानों पर प्रयोग होता है जहां पर पहुंचना व छूना संभव ना हो। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, है ना, रेडिएशन पायरोमीटर का प्रयोग जो है हम वहां पर करते हैं जहां पर हमारा पहुंचना, है ना, जहां पर हमारा पहुंचना और छूना संभव ना हो। ठीक है, संभव ना हो, ऐसी जगह पर हम पूर्ण विकिरण का प्रयोग करते हैं और यह हमारा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर, है ना। एक नैनोमीटर बराबर होता है, एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर 9 मीटर। लेकिन अब यहाँ पर 10 की पावर 9 मीटर तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ इकाई क्या है, सेंटीमीटर, है ना, तो ये हमारा नहीं होगा करेक्ट आंसर। हमको बताना है सेंटीमीटर में, है ना, 1 नैनोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 1 नैनोमीटर मीटर में तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। और अगर हम गलती से 10 की पावर 9 सेंटीमीटर अगर आंसर लगा देते तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि हमने तो पढ़ा था 10 की पावर -9 मीटर, लेकिन ऑप्शन में दे दिया हमको 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है
और उसके बाद ही इसको सॉल्व करना है और फिर आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए देखिए अब पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में कोण मापन की इकाई तथा औजार, है ना, यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट एंड टूल्स। ठीक है, 48 क्वेश्चन हमने जो पढ़े थे वो हमने सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एफपीएस, हमारे जो यूनिट है, मात्रक है, उनको उनमें से हमने ये 48 क्वेश्चन किए हैं, है ना, 1 से लेके 48 हमारे क्वेश्चन यहाँ से आए। अब 48 से 160 तक के क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे कोण मापन की इकाई तथा औजार में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना आपका, वो पक्का 1 नंबर आपका एग्जाम में लेके आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, 49 नंबर का। साइन बार का साइज लिया जाता है, डीआरडीओ टर्नर में पूछा गया है, डीआरडीओ में रांची एएलपी में भी पूछा गया है। चौड़ाई से, दोनों रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से, भार से और उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए साइन बार जो है इसका साइज दोनों रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से हम लेते हैं। ठीक है, साइन बार का साइज, साइन बार हमारा टूल स्टील का बना होता है। साइन बार किस चीज का बना होता है, तो टूल स्टील का बना होता है। काय का बना होता है, टूल स्टील का बनावट में, है ना। और यह आयताकार बार है, यानी छड़ है। ठीक है, जिसके दोनों सिरे पर क्या होता है, एक स्टॉपर लगा होता है, दोनों सिरे पर स्टॉपर लगा होता है। दोनों सिरों पर प्रत्येक स्टॉपर में दोनों में रोलरों को एक एक स्क्रू से फिट कर देते हैं। और साइन बार का सिद्धांत क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात के सिद्धांत पर काम करता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात के सिद्धांत पर, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, के सिद्धांत पर। चलिए, यानी ट्रायंगुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के सिद्धांत पर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, साइन बार निम्न में से किस साइज में नहीं होता है। ठीक है, तो साइन बार निम्नलिखित में से किस साइज में नहीं होता है, 500, 200, 100 और 300। देखिए साइन बार जब हम बनाते हैं तो वह हमारा होता है 100 mm, ठीक है, 200 mm, 300 mm, ये साइज में हमको साइन बार मिलता है। ठीक है, लेकिन 500 mm के साइज में नहीं मिलता है। ठीक है, 500 mm के साइज में नहीं मिलता है। चलिए 500 mm के साइज में नहीं मिलता है, तो यहां पर वही पूछा है कि साइन बार किस साइज में नहीं होता है, तो साइन बार जो है 500 mm में नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 mm। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 500 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार में सुराखों का उद्देश्य क्या है। तो देखिए सुंदरता के लिए बनाया जाता है,
या भार को कम करने के लिए, वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए, उपरोक्त सभी, है ना। तो साइन बार में जो सुरागों का उद्देश्य है वह वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए, ठीक है, वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का, साइन बार सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है, हमको पता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, साइन बार की धातु होती है। ऑप्शन दिया है स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील और हाई स्पीड स्टील। साइन बार हमारा स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार का प्रयोग किया जाता है। तो साइन बार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन आपका डीआरडीओ टर्नर 2016 में पूछा गया है, चंडीगढ़ एएलपी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए साइन बार का प्रयोग हॉल का व्यास मापने में, टेपर जॉब का कोण मापने में, ड्रिलिंग के लिए जॉब की लेबलिंग करने के लिए, थ्रेड का प्रोफाइल चेक करने के लिए। तो देखिए टेपर जॉब का कोण मापने के लिए हम साइन बार का प्रयोग करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? देखिए ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यहां पर हमको सूर्य की फोटोग्राफी करना है। ठीक है, उसके लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? तो देखिए स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ, स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ से सूर्य की फोटोग्राफी की जा सकती है। ठीक है, इससे सूर्य की फोटोग्राफी की जाती है। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ वह यंत्र है जिसके द्वारा वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाया जाता है। सूर्य के समूचे या किसी एक भाग का चित्रांकन फोटोग्राफी जो है इस यंत्र के विकास की मौखिक परिकल्पना जेनसेंस, ये इसको बनाया था, जो स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ को वो बनाया था जेनसेंस ने, जेनसेन ने जेनसेन ने बनाया था 1861 में। ठीक है, 1861 में। इसे सर्वप्रथम हेल ने हार्वर्ड में काम करते हुए 1891 में बनाया। बाद में 1962 में लेजर हेलीग्राफी भी खोजी गई। ठीक है, तो सूर्य की फोटोग्राफी हम स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ से माप सकते, क्या उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर वायु दाब को मापने के लिए दिस इंस्ट्रूमेंट यूज मेजरिंग फॉर प्रेशर इज कॉल्ड, है ना, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। क्या कहते हैं आप भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए देखिए वायु वायु दाब को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं?
देखिए बैरोमीटर वायु दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बैरोमीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को कहेंगे हाइग्रोमीटर। इससे हम वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, वीआईपी क्वेश्चन है, यहां से आपके सीधे 4 क्वेश्चन एक साथ क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन एक साथ क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि कौन सा युग्म, यहां पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यह हमसे पूछा है। तो हाइग्रोमीटर है ना, हाइग्रोमीटर वाटर वाइपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय हाइग्रोमीटर क्या है, वायुमंडल का जल वाष्प अंश है ना, मापने के लिए करते हैं। तो ये युग्म सही है, तो यह करेक्ट है। ठीक है, यह युग्म सही है। नेक्स्ट है लेक्टोमीटर। ठीक है, तरल का विशिष्ट गुरुत्व है ना, स्पेसिफाइड ग्रेविटी ऑफ लिक्विड है ना, तो यह हमारा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, लेक्टोमीटर का प्रयोग जो है हम दूध की सांद्रता है ना मापने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कहां करते हैं, दूध की सांद्रता, दूध का घनत्व मापने के लिए करते हैं। और एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं, वायु की गति को मापते हैं, यह सही है। और सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो हमारा जो सही आंसर नहीं है वह कौन सा है, जो मैच नहीं खाता है ना, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वह है ऑप्शन बी। लेक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है, दूध की सांद्रता मापी जाती है लेक्टोमीटर से, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारा ये जोड़ा जो है मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर का, एनीमोमीटर किसका माप करता है? ठीक है, तो प्रकाश की गति का, वायु की गति का, जलधारा की गति का, उपग्रह की गति का। तो एनीमोमीटर हमारा वायु की गति का, वायु की गति का माप करता है। ठीक है, आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही रिसेप्टर क्या है? देखिए रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही रिसेप्टर क्या है? क्रीमो रिसेप्टर, मेकानो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, मैग्नेटो रिसेप्टर। देखिए संवेदी ग्राही रिसेप्टर क्या है, का जो यहां पर जो दिया हुआ है ऑप्शन में, वह आपका यूनिट दिया है। ठीक है, मैकानोमीटर है। ठीक है, रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही मैकानोमीटर है। ठीक है, यह क्या है, मैकानोमीटर, मैकानो रिसेप्टर। ठीक है, देखिए मैकानोमीटर का उपयोग जो है वह कहां पर करते हैं, संवेदी ग्राही रिसेप्टर क्या है, मैकानोमीटर है। इसका प्रयोग जो है त्वचा और अंगों की स्पर्श की उत्तेजना का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, मैकानोमीटर है ना, इसका त्वचा और अंगों की उत्तेजना का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए संवेदी ग्राही
रिसेप्टर क्या है, तो वो मैकेनोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। उसको हम क्रायोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्रायोमीटर क्या करता है, इसका प्रयोग कम तापमान को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, कम के लिए करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, और डाइवोमीटर का प्रयोग हम करते हैं विद्युत चालन मापने के लिए। ठीक है, विद्युत चालन मापने के लिए। और क्रेमेप्टोमीटर का प्रयोग करते हैं वर्ण विभेदी भाई के लिए, यानी कलर प्रिपरेक्शन के लिए। वर्ण भेदी वर्ण विभेद भावी के लिए। ठीक है, इसका कलर कलर प्रेस्पेक्शन। ठीक है, कलर प्रेस्पेक्शन के लिए करते हैं। और साइमोमीटर का प्रयोग करते हैं वेव मोशन यानी तरंग गति को मापने के लिए। इसका प्रयोग करते हैं वेव मोशन के लिए। ठीक है, यानी तरंग गति को मापने के लिए, तरंग गति को मापने के लिए। देखिए, कम तापमान को मापने के लिए कम तापमान को मापने के लिए हम क्रायोमीटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का, किए गए काम को मापने के यंत्र को कहा जाता है। ठीक है, यदि हमने कोई काम किया है उसको मापना है तो उस यंत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए अर्गोमीटर से हम किए गए कार्य को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्गोमीटर, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्गोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्गोमीटर, है ना। जबकि यूडियोमीटर का प्रयोग गैस के आयतन के लिए करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं गैस के आयतन के लिए। ठीक है, और एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु की गति के लिए। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति के लिए, और शक्ति मापने के में भी इसका प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर का। और हाइटोमीटर का प्रयोग करते हैं, वर्षा मापक यंत्र है हाइटोमीटर। हाइटोमीटर क्या है, वर्षा मापक यंत्र। इससे वर्षा को मापा जाता है, बारिश को मापा जाता है। ठीक है, यह क्या है, वर्षा मापक यंत्र है। और इसका प्रयोग जो है किए गए कार्य को मापने के लिए करते हैं, अर्गोमीटर का किए गए कार्य को मापने के लिए। ठीक है, तो यहां से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहां से आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, महासागर की गहराई को मापने के लिए, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। महासागर की गहराई को मापने के लिए हम फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह यंत्र जल में होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों से ज्ञात वेग का उपयोग कर गहराई में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गहराई में यानी महासागर की गहराई में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका उपकरण का प्रयोग करते हैं। यानी इससे महासागर की गहराई मापने में भी इसका उपकरण का उपयोग होता है। तो महासागर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए साइनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है,
आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए साइनोमीटर का उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? 66 नंबर का क्वेश्चन है, समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? आप लोग भी कमेंट करके बताएं, है ना। और आपको वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए समय को मापने वाले यंत्र को क्रोनोमीटर कहते हैं, इससे समय मापा जाता है, समय मापा जाता है क्रोनोमीटर से। यानी जैसे यह क्या है, क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है और यह सही समय का पता लगाता है। ठीक है, क्रोनोमीटर, और यह जलयानों पर लगा होता है। और ड्यूरोमीटर क्या करता है? ड्यूरोमीटर का उपयोग शोर मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है हम शोर को मापते हैं, है ना, शोर को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है ना, वायु की गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 नंबर का, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 67, है ना। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं, है ना, सिस्मोग्राफ का उपयोग करेंगे भूकंप की को मापने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता खालिस्तान से मापी जाती है। ठीक है, तो वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसका आंसर हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर, है ना। यह क्या है? एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसकी सहायता से वायुमंडलीय में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडलीय में विद्यमान अदृश्य जल की मात्रा भी जल की मात्रा की आर्द्रता भी इसी से नाप सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? डीआरडीओ मशीनिस्ट में यह क्वेश्चन पूछा है, आरआरबी मुंबई में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रकाश की तीव्रता हम ल्यूसीमीटर से मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता कैसे मापी जाती है? ल्यूसीमीटर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ल्यूसीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए एरोमीटर से विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। ठीक है, एरोमीटर से। इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्तचाप मापने का उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, स्फेग्मोमीटर, थर्मामीटर, ईसीजी और स्टेथोस्कोप, है ना, रक्तचाप मापने के लिए। देखिए स्फेग्मोमीटर का प्रयोग करते हैं हम रक्तचाप को मापने के लिए। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, रक्त चाप मापने। देखिए, और थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? शरीर का तापमान को मापना है। ठीक है, तो थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे, शरीर का तापमान मापना। और ईसीजी का प्रयोग कहाँ करेंगे? दिल के जुड़े अंगों और रोगों का पता लगाने के लिए। ठीक है ना, और दिल से जुड़े, ठीक है, जुड़े अंगों के रोगों का पता लगाने के लिए, दिल से जुड़े अंगों और उनके रोगों का पता लगाने के लिए। और
रोगों का पता लगाने, है ना। और स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए करते हैं। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन हो गए क्लियर। 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हमारे हो जाते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा स्फेगमेनोमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वर्षा मापने वाले यंत्र को हाइटोमीटर कहते हैं, वर्षा मापने वाले यंत्र को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइटोमीटर, वर्षा मापने वाले यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हवा के वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हवा के वेग को मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनेमोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? ठीक है, दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे नापेंगे? क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करेंगे। इसे द्रव घनत्व मापी भी कहते हैं। हाइड्रोमीटर इस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर को क्या कहा जाता है? हाइड्रोमीटर को कहा जाता है द्रव घनत्व मापी। ठीक है, हाइड्रोमीटर को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोमीटर को कहा जाता है द्रव घनत्व मापी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित करना है। फेगोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर दिए हुए हैं। इन सबका यहाँ पर काम दिया हुआ है कि कौन सा किस यूज में आता है। ठीक है, तो हमको इसको सही जोड़ी मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए, फेगोमीटर क्या करता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग होता है, तो हमने इसको समुद्र की गहराई से मैच कर दिया है। और बैरोमीटर का क्या उपयोग क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापता है, तो इसको हम वायुमंडलीय दाब से मैच कर देंगे। और हाइग्रोमीटर क्या करता है? हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को नापता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता से मैच कर देंगे और अल्टीमीटर को हम ऊंचाई से मैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर सही जोड़ियों का मिलान हो जाएगा। अब देखिए, हमने एक को डी से मिलाया है, तो यहाँ पर पहले एक को डी से मिलाया, तो ये, और ऑप्शन नंबर सी में एक को डी से मिलाया दोनों में, बाकी हमारे ऑप्शन ये नहीं है दोनों सही। ठीक है ना, ये दोनों कट कर देते हैं। अब देखिए, बैरोमीटर को हमने मिलाया है ऑप्शन नंबर ए से, तो दूसरे को मिलाया है ऑप्शन ए से। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर बी से मिल रहा है, तो ये भी कट हो गया। ऑप्शन दूसरे को ए से और तीसरे को मिलाया हमने बी से, तो यहाँ पर तीसरे को बी से भी मिलाया है और चौथे को मिलाया ऑप्शन नंबर सी से। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए, प्रकाश की तीव्रता लक्सीमीटर से मापी जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्सीमीटर से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवेंटी 77 नंबर का क्वेश्चन है, जल वाष्प ताप का पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। देखिए, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, देखिए जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का जो उपकरण है वो हाइग्रोमीटर है। ठीक है, हाइग्रोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है हाइग्रोमीटर, है ना। और पायरोमीटर क्या करता है, पायरोमीटर से हम अधिक उच्च ताप जैसे सूरज आदि के ताप को मापते हैं। ठीक है, थर्मोस्टेट ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी वस्तु या निकाय के ताप को नियत बनाए रखता है, थर्मोस्टेट, है ना। लेकिन हाइग्रोमीटर से हम जल वाष्प का ताप थर्मोमीटर में नामांकित करने वाला उपकरण है। डीआरडीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप रट लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें, है ना। यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास के लिए ये जो करा रहे हैं, आपका पक्का जो है बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। देखिए, न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, यहां से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना। न्यूटन कूलाम क्या है, एक सदिश राशि है। न्यूटन कूलाम क्या है, ये अगर यह क्वेश्चन भी पूछ लेता है न्यूटन कूलाम कौन सी राशि है, तो यह सदिश राशि है। यह क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई क्या है। टेस्ला, वेबर मीटर, ऑयरस्टेन और एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई क्या है, टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। देखिए, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकिरण तापमापी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरोमीटर निम्नलिखित में से निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं उच्च तापमान के लिए। देखिए, और वायुदाब यहाँ पर दिया हुआ है, तो वायुदाब को किससे नापा जाता है, तो वायुदाब को यहाँ बैरोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। ठीक है, और उच्च तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है, और आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से,
ठीक है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर से ही है, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो पायरोमीटर का उपयोग गहराई नापने में, आर्द्रता नापने में, तापक्रम नापने में, ऊंचाई नापने में। ठीक है, तो पायरोमीटर का प्रयोग हमको पता है कि तापक्रम को नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 83 नंबर का है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के माप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उच्च ताप के माप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संयंत्र में से किसका उपयोग अत्यधिक ताप को, उच्च ताप को मापने के लिए करते हैं? तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पायरोमीटर पर ही बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं ना। पायरोमीटर आपको क्लियर हो गया है कि उच्चतम तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए उच्चतम तापमान का प्रयोग पायरोमीटर का करते हैं। लेकिन फोटोमीटर, फोटोमीटर हमने आपको पहले ही बताया था, है ना। प्रकाश स्रोतों की तीव्रता की तुलना करने के लिए फोटोमीटर, यानी सूर्य का फोटो हम इससे खींच सकते हैं फोटोमीटर से, है ना। और फोनोमीटर है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन के लिए प्रयोग किया जाता है फोनोमीटर, है ना। और पैक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं दूध का घनत्व एवं प्रसार गुणांक मापने के लिए, दूध का घनत्व एवं प्रसार गुणांक मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85, महासागर में डूबी हुई बस्तियों की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? और वो भी महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति की जांच के लिए। ठीक है, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और सोनार, है ना। तो यहाँ पर हम सोनार का प्रयोग करेंगे महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए, है ना। सोनार शब्द मूलतः साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका संक्षिप्त रूप है ना। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, इसका प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए करते हैं। सोनार अल्ट्रासोनिक तरंग वेव का उपयोग करती है। ठीक है, सोनार क्या करती है? अल्ट्रावेव तरंगों का उपयोग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन करना है ना। तो यहाँ पर अमीटर, अमीटर का देखिए, अमीटर क्या करता है? विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी मात्रा धारा को प्रभावित करता है ना। तो इसको हम मैच कर देंगे 3 नंबर से। ठीक है, इसको अमीटर क्या करता है? धारा को करता है। ठीक है, धारा को प्रभावित करता है। एक को 3 से कर देंगे और हम बी को कर देंगे हाइग्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता की कोई इकाई नहीं होती है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई इकाई नहीं होती है सापेक्षिक आर्द्रता की। ठीक है, कोई इकाई नहीं होती है। और देखिए स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला दाब मापने के लिए, है ना। स्प्रिंग तुला दाब मापने के, भार को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको यहाँ मिला देंगे। और बैरोमीटर का प्रयोग जो है हम दाब को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले को मिलाया चौथे से, है ना, सॉरी पहले को मिलाया तीसरे से, है ना। तो यहाँ पर मैच हो रहा है, पहले को तीसरे से मिलाया है, दूसरे को हमने मिलाया है चौथे से, यानी हाइग्रोमीटर से। तो यहाँ पर भी ये मैच हो गया हमारा दूसरा, तीसरे को मिलाया पहले से, तो यहाँ पर ये भी मैच हो गया है। और डी को मिलाया है हमने 2 से, बाहर से। ठीक है, तो ये हमारा मैच हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एक एक दो दो नंबर के रहते हैं, नंबर इसमें कट जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करना है ना सॉल्व। उसके बाद में कोलकाता एएलपी में यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो दिए हैं डेसिमल ध्वनि की प्रबलता नापने के लिए किया जाता है, ये सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील संचालन इकाई की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है ना। तो ये हमको इस तरह से दिए हुए हैं। अब इनमें से कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये सही है ना। 1 HP बराबर 1 HP है ना, 746 वाट होता है ना। एक अश्व शक्ति जो होती है 1 HP, और 1 HP ये मेट्रिक में हो, ये ब्रिटिश में हो गया आपका है ना। और 1 HP बराबर मेट्रिक में होता है 735.5 है ना, ये मेट्रिक में हो गया। ठीक है, यहाँ दोनों इकाइयों में आपको बता दिया है। और देखिए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। ठीक है, समुद्री मील क्या है, नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी करेक्ट है। लेकिन सेल्सियस यहाँ ऊष्मा की इकाई दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ऊष्मा की इकाई क्या है, ऊष्मा की इकाई है कैलोरी। ठीक है, यहाँ पर कैलोरी आता तो वो ऊष्मा की इकाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन सेल्सियस है ना, ये ताप है, यहाँ पर ताप। ठीक है, सेल्सियस की इकाई क्या है, सेल्सियस की इकाई क्या है, सेल्सियस की इकाई, सेल्सियस का नापते हैं ताप में मापते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊष्मा की इकाई है ना, हमको दिया हुआ था ऊष्मा की इकाई। ठीक है, तो ऊष्मा की इकाई के लिए क्या करेंगे, हम ऊष्मा की इकाई को कैलोरी में नापते हैं, ऊष्मा को कैलोरी में नापते हैं, और ताप को हम सेल्सियस में मापते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सुमेलित नहीं था, बाकी सही है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना, इसको भी मैच करना है। मैनोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, देखिए देखिए मैनोमीटर का उपयोग हम दाब मापने के लिए करते हैं। ठीक है, मैनोमीटर का उपयोग दाब के लिए, यह सही है। कार्बोरेटर का प्रयोग आंतरिक दहन इंजन के लिए, कार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय की गति के लिए। और लेकिन सिस्मोग्राफ सिस्मोमीटर सिस्मोमीटर जो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोमीटर से है ना, लेकिन पृष्ठतल की वक्रता यहाँ पर दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए यह भी हमारा निम्नलिखित में से 89 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सेल दुर्गापुर है ना, स्टील प्लांट में यह पूछा गया है। देखिए कौन सा यहाँ पर नहीं है, सुमेलित नहीं है, यानी जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए एनीमोमीटर के क्या करते हैं, हम वायु की चाल मापते हैं, एनीमोमीटर से वायु की चाल मापते हैं, यह हमारा सही है। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा मापता है, यह भी करेक्ट है। ठीक है, टेकोमीटर से क्या करते हैं,
तो देखिए टैकोमीटर से हम वायुयान या मोटर नाव की गति मापते हैं या इंजन का आरपीएम मापते हैं, ठीक है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। पायरोमीटर से उच्च ताप गति को मापा जाता है, ये सही है। अब देखिए टैकोमीटर, वायुयान एवं मोटर नाव की गति, ठीक है, की गति को नापा जाता है। तो यहाँ पर इंजन का आरपीएम भी इसी से नापा जाता है, ठीक है, टैकोमीटर से। तो यही हमारा सम्मिलित नहीं था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन, सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है ना। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? देखिए हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से, है ना, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से दूध का, द्रवों का घनत्व मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है ना। इससे क्या करते हैं, दूध का घनत्व मापते हैं, दूध का घनत्व, ठीक है। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पोटेंशियोमीटर से विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं का विभवांतर, है ना, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर नापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व, है ना, द्रवों का घनत्व, द्रवों का घनत्व मापा जाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर, है ना। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं हम, करेक्ट आंसर हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? द्रव्यों का घनत्व, मैनोमीटर का गैसों का दाब मापने के लिए, है ना। गैसों का दाब, ठीक है, गैसों का दाब को मापने के लिए। ऑडोमीटर का प्रयोग करते हैं, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है ऑडोमीटर, है ना। ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा में भी आर्द्रता हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो देखिए हाइग्रोमीटर हम बता चुके हैं कि हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय वातावरणीय आर्द्रता जो है मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता, अब वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है, ये आईडियो में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ठीक है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो देखिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बैटरी में कौन से द्रव का उपयोग होता है?
तो देखिए साधारण बैटरी में कौन से द्रव का उपयोग हम करते हैं, तो साधारण बैटरी में हम पारे का उपयोग करते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, पारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक क्या है? गिरावट सूचक है। ठीक है, अचानक अगर पारा गिर जाता है तो वह क्या सूचक करता है, क्या सूचना देता है? ठीक है भाई, ये दाब मापने का यंत्र जो है वो बैरोमीटर है। ठीक है, बैरोमीटर में अचानक जो है पारे का तल गिरावट तूफान का सूचक है। ठीक है, तो क्या तूफान का सूचक है? करेक्ट आंसर तूफान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का की ओर चलते हैं। देखिए अब इस 98 इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इसका संकेत है कि मौसम आपका क्या है, तूफानी हो गया है। ठीक है, मौसम क्या है, तूफानी हो गया है। 98 नंबर का डी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का है ना। 99 नंबर का, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किस द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको हम भूकंप संबंधी जानकारी के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो ये सारे जो है सिस्मोग्राफ पर क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव क्रिस्टल प्रयोग होते हैं, 110 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए द्रव क्रिस्टल का उपयोग कलाई, घड़ी में प्रदर्शन युक्ति सामानों तथा पॉकेट कैलकुलेटर में होता है। ठीक है, तो देखिए द्रव क्रिस्टल का क्रिस्टल प्रयुक्त कहाँ होता है? तो देखिए कलाई घड़ी में होता है, प्रयुक्त युक्तियों में होता है, प्रदर्शन युक्तियों में होता है और पॉकेट कैलकुलेटर में होता है। तो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। न्यू टेक्निकल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, और इस चैप्टर में जो है मापतौल एवं मात्रकों की पद्धतियां जो है हम इसमें सॉल्व कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें टोटल 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपकी ITI अनुदेशक भर्ती उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक भर्ती और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। तो इसमें हमने आपको क्वेश्चन 102 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। ठीक है, 102 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।